तो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सिलेबस के अंदर चैप्टर 1 आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज सारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पर ख़त्म करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि जनसांख्यिकी होती क्या है। तो जनसांख्यिकी यानी कि जिसमें कह सकते हैं जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय होता है डेमोग्राफी, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। डेमोस जिसका मतलब होता है लोग, तथा ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। अगले आते हैं हम कि जनसांख्यिकी के प्रकार क्या होते हैं। तो जनसांख्यिकी 2 प्रकार की होती है, आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या का आकार का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। आखिर से बात करते हैं कि जनसांख्यिकी से लाभ क्या हो रहा है। तो जनसांख्यिकी आंकड़े से जो राज्य की नीतियाँ होती है, जैसे आर्थिक विकास करना हो, जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनानी हो या कार्यान्वित करने के लिए जनसांख्यिकी की जरूरत पड़ती है हमें। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो जनसंख्या का उन्होंने सिद्धांत बताया है, वो बताया कि जनसंख्या ज्यामितिक रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बढ़ती है। और खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो गणितीय रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या में खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो ज्यामितिक तरीके से बढ़ रही है और जो खाद्य उत्पादन है वो गणितीय रूप से बढ़ रहा है। इसी वजह से क्या होता है, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को थॉमस रॉबर्ट माल्थस कहते हैं कि नियंत्रित करना जरूरी है। और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया है, जैसे प्राकृतिक निरोध या फिर अवरोध। जैसे प्राकृतिक रूप से क्या आ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, उस तरीके से क्या हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कृत्रिम निरोध या फिर अवरोध, जैसे बड़ी उम्र में विवाह। इसके अलावा यौन संयम करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो माल्थस के सिद्धांत का फिर विरोध भी होता है। तो माल्थस के सिद्धांत का विरोध करते हैं तो आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में भी हुआ है। गरीब भी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। वो कह कि इस तरीके से नहीं बढ़ रही है, जो गरीबी और भुखमरी है वो जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के कारण फैलती है। अगला आता है टॉपिक हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसांख्यिकी जो संक्रमण होते हैं उसके 3 बुनियादी चरण बताएंगे। पहला बताया है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। इसके अंतर्गत मृत्यु और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। सेकंड आता है हमारा जनसंख्या विस्फोट, संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊंची होती है। तीसरा चरण आता है विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम होती हैं। अगला टॉपिक आता है कि भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर कैसी रही है। तो जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना होती है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा हमारा कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। कुल प्रजनन दर काफ़ी कम है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन जगह पर क्या होती है, प्रजनन दर भारत की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा था भारत की जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। तो जितना भी है भारत की जनसंख्या जो है वो ज़्यादातर क्या है, युवा अवस्था में है। जैसे कह सकते हैं कि केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो विकसित देश में, और उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात बहुत ज़्यादा अधिक है। क्यों है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पर भी क्या है, युवा लोग ज़्यादा हैं, वृद्धों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कम है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को युवा देश भी, युवा राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा टॉपिक आता है हमारा भारत में जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो जनसांख्यिकी लाभांश में क्या होता है, जिसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति यानी कि 15 से 49 आयु के जो लोग होते हैं वो पराश्रित व्यक्ति यानी कि 60 प्लस, या फिर जो 15 साल से नीचे के लोग बच्चे होते हैं
उनसे ज़्यादा होते हैं, 15 से 49 आयु वर्ग के लोग, इसी को बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। यानी कि जिसमें कह सकते हो जनसंख्या संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी कि 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या ना कमाने वाले पराश्रित वर्ग यानी 60+, इसके अलावा 15 साल से जो नीचे होते हैं वो की तुलना में अधिक होती है, उसको ही जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। फिर आता है कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। तो भारत में जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो हमेशा से गिरता रहा है। अब क्यों गिर रहा है उसके भी कुछ कारण है। तो उसके लिए पहला कारण है लिंग विशेष का गर्भपात करा देना। इसके अलावा बालिका शिशुओं की हत्या करा देना कि गर्भ के अंदर ही बालिका शिशुओं की हत्या करा दी जाती है। तीसरा कारण है बाल विवाह कि छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। चौथा है पौष्टिक भोजन ना मिलना जिससे कुपोषण इन सब का शिकार हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है जो स्त्री पुरुष अनुपात है भारत के अंदर वो गिरता चला जा रहा है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। जैसे केरल राज्य का सबसे अधिक स्त्री पुरुष अनुपात है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व। कि जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब होता है। जनसंख्या घनत्व से मतलब होता है कि जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्य की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है। देखो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला आता है हमारा हकदारी की पूर्ति का अभाव क्या होता है। तो अमर्त्य सेन व अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़ता, अपितु हकदारी की पूर्ति का अभाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। इसलिए सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या से निवारण पाने के लिए क्या एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। इसके अंदर बात करी गई थी कि न्यूनतम 100 दिनों का आपको न्यूनतम काम मिलेगा ही मिलेगा, रोजगार मिलेगा। फिर अगली बात आती है साक्षरता कि भारत में साक्षरता दर कैसी रही है। तो भारत में जो साक्षरता दर है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं रही है क्योंकि उसमें भी पुरुष की जो साक्षरता दर है वो अधिक रही है। जैसे कि स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है। अगर जब से पढ़ाना स्टार्ट करा जब से बढ़ रही है महिलाओं की, जिसके कारण क्या होता है स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हुई है। जैसे एक समझ सकते हैं कि जो साक्षरता दर थी वो 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है। फिर सन 2011 की जो जनगणना हुई उसके आंकड़े देखते हैं तो उसमें क्या होता है जो कुल साक्षरता दर है वो 8% तक बढ़ी है, लेकिन पुरुषों में ये करीब 5% बढ़ी है, लेकिन जबकि स्त्रियों में देखा जाए तो ये 10% तक बढ़ी है। अगर पूरे भारत की साक्षरता दर बड़ी पूछी जाए तो 8% तक बढ़ी है, पुरुषों में पूछी जाए 2011 की जनगणना करें तो 5% बढ़ी है, और महिलाओं में यही साक्षरता दर 10% से बढ़े, यानी कि 2 गुनी तेजी से साक्षरता दर बढ़ रही है। इसके अलावा केरल जो साक्षरता दर है केरल की वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम पूछी जाए तो वो किसकी है, बिहार की है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी ज़्यादा नीचे है। आपका अगला टॉपिक आता है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं क्या हैं। तो ग्रामीण नगरीय जो विभिन्नताएं हैं वो ये है कि भारत की जो अधिकांश जनता है वो हमेशा से ही क्या रही है, ग्रामीण इलाकों में रहती हुई आई है, और ये आज भी है कि ज़्यादातर जनसंख्या हमारी ग्रामीण इलाकों में रहती है। 2001 की जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या का 72% भाग आज भी गाँवों में रहता है और 28% भाग शहरों और कस्बों में रहता है। लेकिन जो सन 2011 की जनगणना हुई उसमें नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई और ग्रामीण जनसंख्या कम होकर 68.8% रह गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ग्रामीण के लोग हैं वो नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं? तो उसके लिए जो कारण होते हैं वो ये कि जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जो खेती बाड़ी का काम है उसको धीरे धीरे उसको कम करते जा रहे हैं। इसके अलावा कह सकते हो कि जो
शहरों की तरफ जो बढ़िया सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छे रोजगार के माध्यम है, अच्छी परिवहन व्यवस्था है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा जो आता है हमारा टॉपिक कि भारत की जनसंख्या नीति क्या रही है। तो भारत की जो जनसंख्या नीति यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमने क्या कार्यक्रम अपनाए हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें जन्म नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी, महिलाओं के लिए नलिका बंदी कराई गई। और ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जब 25 जून 1975 को, तो 75 से 77 के दौरान जो नियोजन कार्यक्रम था उसको बहुत ज़्यादा धक्का लग गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जबरन नसबंदी कराई गई थी। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित रही थी और विशेष कानून और अध्यादेश सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए जाते थे। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे थे, जैसे जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया। इसके अलावा जो अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंधीकरण किया गया था। इस तरीके से क्या हुआ था कि जो आपातकाल के बाद में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। और बंधीकरण के लिए जितने भी जोर जबरदस्ती वाले तरीके थे उनको क्या कर दिया गया, बोला गया कि अब इस तरीके के तरीकों को नहीं अपनाया जाएगा, लोग अपनी इच्छा से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जो भारत की 15वीं जनगणना हुई 2011 के आंकड़े, उसके जरा देखते हैं कि जो साक्षरता दर है पुरुष में 80.9% है, महिला की 64.6% है। इसके अलावा स्त्री पुरुष अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल में तो गोवा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश पूछा जाए तो सिक्किम है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य पूछा जाए तो वो केरल है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम शिशु दर मृत्यु दर वाला राज्य है तो वो मणिपुर है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में पूछा था तो दिल्ली का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा था वो अंडमान और निकोबार का है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि कितने बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 वो इसी सिलसिले तरीके से बिल्कुल ही डिटेल में चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। जो भी अगला चैप्टर आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बढ़ाएं। थैंक यू।